हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो भारत और इजराइल के बीच आपको चलती हुई दिख रही है पिछले 80 सालों से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इजराइल इंडिया रिलेशन इतना जरूरी क्यों हो जाता है फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड इन जनरल एज वेल बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। तो ये देखने की कोशिश करिए कि आज की डेट में मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चली हुई है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चल रही है? इजराइल और ईरान के बीच में। दोनों ही हमारे अच्छे रिलेशंस के लिए माने जाते हैं, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। अब जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, भारत की दिक्कतें, भारत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं कि वो किस तरीके से दोनों के साथ अपने रिलेशन मेंटेन रखेगा, किस तरीके से वो एक प्रिकॉरियस पाथ, एक टाइट रोप पे चल के ये बैलेंस रिलेशनशिप रख पाएगा। कल आपने एक और स्टेटमेंट सुना है जयशंकर जी का, उनका मानना है कि भारत एक पीसमेकर का रोल प्ले कर सकता है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। जरूरी भी है क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू बैलेंस योर रिलेशंस। लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज तो है। इतिहास देखेंगे कि जब भी ये डिप्लोमेटिक चैलेंजेस आए हैं जहां इंडिया को इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में चूज करना पड़ा है, तो भारत किस साइड गया है। इस कहानी को शुरू करते हैं इजराइल के जन्म से और भारत की अपोजिशन से। 1947 हम आजाद हो चुके हैं, आजाद हुए हमें 3 महीने हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि जी पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाएगा और जितने भी ज्यूज हैं जो एंटी सेमिटिज्म का शिकार थे यूरोप के अंदर, जिनको मारा गया, जिनको गैस चैम्बर्स में फेंका गया, जिनका परसिक्यूशन किया गया, उनका एक हिस्टोरिकल हक है, उनका एक रिलीजियस हक है जमीन के ऊपर, जिसे आज की डेट में हम इजराइल देखते हैं और जिसके ऊपर ये सारी लड़ाई चल रही है। इस यूएनजीए रिजोल्यूशन में बोला गया कि पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाएगा और इजराइल को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडिया ने सीधे तौर पर इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आसान भाषा में कहा जा सकता है कि इजराइल के जन्म को ही भारत ने नकार दिया कि भारत नहीं चाहता था कि इजराइल किसी भी तरीके से उस रीजन में आता हुआ दिखे। अगर इसके रीजन देखे जाएं, जो नेहरू जी थे उस टाइम पे, हमारे पहले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, हम एक ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ ही महीने पहले धर्म के नाम पे देश को डिवाइड होते हुए देखा है। उसका खामियाजा भी देखा है, कितना खून खराबा हुआ, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने लोगों का घर बार लुट गया। तो हम नहीं चाहते थे कि किसी और जगह भी आपको सिमिलर सिचुएशंस होती हुई दिखें। तो नेहरू जी और गांधी जी का यह मानना था कि अगर किसी भी तरीके से पैलेस्टीन का पार्टीशन करना भी है तो पहले पैलेस्टीनियन अरब्स की परमिशन लेनी चाहिए। अगर वो इससे एग्री करते हैं तो गुड इनफ, अगर वो नहीं करते हैं तो किसी भी तरीके से इजराइल को सेटअप नहीं करा जाना चाहिए। अगर थर्ड फैक्टर देखा जाए, हम एक नए नए देश हैं। नेहरू जी को चिंता थी कि यार हमें फॉरेन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फॉरेन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में कौन बैठा है? वेस्ट एशिया बैठा है, अरब वर्ल्ड बैठा है, तो कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड की भी जरूरत पड़ेगी। और ऐसे समय पे वो इजराइल को सपोर्ट करके या इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करके अपने रिलेशंस अरब वर्ल्ड के साथ खराब नहीं करना चाहते थे, राइट। फाइनली हमें एक और मैटर देखने को मिल रहा है कि क्यों इजराइल के लिए अपोजिशन थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उनकी राय पर चलते हुए नेहरू जी को यह भी डर था कि अगर कहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया, इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर दिया गया, तो जो भारत के अंदर लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है कहीं वो रिबेलियन ना कर दे, राइट। तो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, रिलेशन विद अरब्स, एक मोरल फिलोसफिकल एंगल ऑफ गांधी एंड नेहरू, एंड इनिशियली दैट यूएनजीए रिजोल्यूशन, जो आपको स्टार्टिंग फेज की एक कहानी दिखती है। फाइनली 14 मई 1948 को आपको 1948 को इजराइल एग्जिस्टेंस में आता हुआ दिख जाता है, लेकिन भारत ने उसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं की। भारत अभी भी इजराइल के फॉर्मल एग्जिस्टेंस के बाद भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि इजराइल एक सोवरेन नेशन है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 17 सितंबर 1950 को भारत ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कि हां जी, हम इजराइल को एक सोवरेन नेशन मानते हैं। चौंकाने वाली बात, जैसे हम बोलते हैं समटाइम्स नेहरू जी वाज एक्टिंग मोर अरब देन द अरब देमसेल्व्स। भारत से पहले टर्की जैसी कंट्री ने, जिसे आज की डेट में हम टर्की ये बोलते हैं, पुराना नाम उसका टर्की है, उन्होंने 1949 में ही इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया था। मतलब एक मुस्लिम नेशन के बाद आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक लगता है आज की डेट में देखने में, लेकिन उस समय की अगर बात की जाए, हमारे नए नए घाव थे। इजराइल पूरी तरीके से वेस्टर्न सपोर्टेड था, वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, बरफोर डिक्लेरेशन का नाम था वो, का काम था वो। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे वेस्टर्न वर्ल्ड को लेके, इतने टाइम तक हमारे ऊपर रूल करके गए हैं, तो क्या उनकी साइड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और इजराइल की साइड लेना वाज टेकिंग द साइड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। आज की डेट में केवल सोच के हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी को। एक किताब है इंडियाज इजराइल पॉलिसी, किसकी किताब है? पीआर कुमारस्वामी जी की। इनका मानना है कि नेहरू जी ने 1950 में जब इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, तो उसके 2 हफ्ते के अंदर उनका स्टेटमेंट आया कि यार ये जो मेजर रीजन था ना इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करने का, इसका अरब वर्ल्ड था रीजन। अगर अरब वर्ल्ड पिक्चर में नहीं होता तो शायद इजराइल को काफी पहले रिकॉग्नाइज कर लिया जाता, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन स्ट्रेन हो, रिलेशनशिप खराब हो, इसलिए इजराइल के रिकॉग्निशन में थोड़ा सा डिले किया गया। रिकॉग्निशन मिल गया, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए। मतलब आपका कोई भी डिप्लोमेट इधर उधर एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होगा। इंडिया इजराइल में कोई डिप्लोमेटिक एक्सचेंज नहीं होगा, कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक एक्सचेंज नहीं होगा। अगर होगा भी तो बैकडोर से होगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। ना कोई आपने कॉन्सुलेट खोला, ना कोई आपने एम्बेसी खोली, बस आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इजराइल एक सॉवरेन स्टेट की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, भारत उसे रिकॉग्नाइज करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह देखना है कि जैसे जैसे हमारा रोल आगे बढ़ा, जैसे जैसे हमारी दिक्कतें बढ़ी, जैसे जैसे हमारी लड़ाइयां बढ़ी, जैसे जैसे हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ी, इजराइल उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है और हम उसे किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। देखो, हम बोलते हैं ना, हम प्यार की बात करते हैं, इश्क की बात करते हैं। एक होते हैं आशिक, एक होते हैं एक तरफा आशिक। तो इजराइल हमारा एक तरफा आशिक रहा है। जितनी बार रिजेक्ट किया उतनी बार लौट के वापस आया, एकदम बेइंतहा इश्क करता है हमसे, और कहीं ना कहीं उसका इश्क हमें फलता फूलता भी दिख रहा है आज की डेट में। और इंडिया इजराइल रिलेशन भी आपको बेटर होते हुए दिख रहे हैं, और आज तो काफी क्लोज रिलेशन हैं। तो फाइनली हम बोलते हैं कि भाई का इश्क पूरा हो चुका है, या बहन का इश्क पूरा हो चुका है, जिस तरीके से भी आप देखने की कोशिश करें इसे। अब समय आ चुका है 1962 का, 1962 का। भारत और चाइना की छिड़ चुकी है जंग, भारत और चाइना वॉर में है। भारत को इस टाइम आर्म्स और एम्यूनेशन की हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए तो किससे मांगी जाएगी? किसी से तो मांगी जाएगी। तो नेहरू जी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरेन को फोन किया कि प्लीज सर, हमें आर्म्स और एम्यूनेशन की हेल्प कीजिए हमारी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इजराइल वेस्टर्न वर्ल्ड के सपोर्ट में है। वेस्टर्न वर्ल्ड उस टाइम किसी भी तरीके से भारत के साथ आने की कोशिश नहीं कर रहा था। थोड़ा सा प्रेशर भी था कि आप इंडिया की हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन आपने एस्टेब्लिश कर नहीं रखे हैं। दूसरी चीज, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे, तो दुनिया एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट में डूबी हुई थी। ऐसे में इन सब के बावजूद भारत ने जब फोन किया, इजराइल ने मदद करने के लिए पहली बार में ही हां कर दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मदद भी मांग रहा है और कंडीशन भी लगा रहा है। जनरली यह होता है कि जो मदद देता है वो कंडीशन लगाता है। हमारे केस में उल्टा ही था। यहां नेहरू जी मदद मांग रहे हैं और गुरन जी के ऊपर, इजरायली पीएम के ऊपर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जी आप जब मदद भेजोगे ना आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, तो जिस शिप में वो आएगी उस शिप के ऊपर इजराइल का झंडा मत लगाना, इजराइल का फ्लैग मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अगर वो इजरायली फ्लैग का शिपमेंट भारत की तरफ आता हुआ दिखेगा तो अरब वर्ल्ड गुस्सा हो जाएगा और हमसे रिलेशन खराब हो सकते हैं उसके। सोचो, ऐसे में आप होते तो क्या करते? तो वही गुरन जी ने किया, इजरायली पीएम ने किया। उनका कहना था देखो, आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये कंडीशन में फॉलो नहीं कर सकता। तो इवेंचुअली शिपमेंट आई, इजराइल फ्लैग के साथ आई। पहली चीज, ये पहली बार हम मिलिट्री हेल्प देख रहे हैं इजराइल द्वारा भारत की जो की गई। 1971 का समय आया, कंडीशन समझने की कोशिश करिए। 1971 में इजराइल खुद अरब वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था, जिसे हम गल्फ क्राइसिस बोलते हैं। जिस टाइम पे आपको G7 जैसी चीजें बनती हुई दिखती हैं, क्योंकि गल्फ और वेस्टर्न वर्ल्ड की भी रिलेशंस खराब हो चुके थे। ऐसे टाइम पे इजराइल के पास खुद ही आर्म्स एंड एम्यूनेशन की कमी है। भारत पाकिस्तान के साथ वॉर में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के साथ यूएस भी खड़ा है। ऐसे टाइम पे भारत ने इजराइल से हेल्प मांगी। इजराइल बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहता था, लेकिन भाई के पास खुद कमी थी। लेकिन इन सब के बावजूद, इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद, यूएस के प्रेशर के बावजूद, इजराइल ने एक ईरान की तरफ जो शिपमेंट जा रहा था उसको गल्फ वॉर में
क्योंकि ईरान उस टाइम पे यूएसएलआई था, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि ईरान की तरफ शिपमेंट क्यों जा रहा था। तो उस टाइम पे इसराइल और ईरान लगभग सेम साइड में देखने को मिल रहे हैं आपको। तो जब इस टाइम जो शिपमेंट ईरान की तरफ जा रहा था उसे किस तरफ रीरूट कर दिया गया, उसे रीरूट कर दिया गया भारत की तरफ। और जब ये गोल्डा मीर जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उन्होंने बोला देखो मैंने आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन का शिपमेंट भेज दिया है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख लीजिए। अब खुद सोचिए, मैं खुद डूबा पड़ा हूं लेकिन सामने वाले को उबारने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे टाइम पे मैंने सामने वाले से कुछ बेसिक सी एक्सपेक्टेशंस की हैं कि भाई हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट कीजिए, एग्जिस्ट कीजिए, ऑफिशियली हमें एक दूसरे के साथ बेसिकली एंगेज करना चाहिए, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इट विल बी शॉकिंग टू नो, यू विल बी शॉक टू नो कि हम भारत का क्या जवाब था इस चीज में। भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशन तो स्टार्ट किए ही नहीं। मतलब जो हम जिस बेसिस पे, जिस रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजे थे अपने हिस्से के हमारे लिए लड़ने के लिए, इवन आफ्टर यूएस एंड इंटरनेशनल प्रेशर, हमने क्या किया? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी यासिर अराफात से काफी ज्यादा क्लोज मानी जाती हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इतनी हेल्प के बावजूद 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पैलेस्टीनियन कॉज को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करना चालू रखा। और बात कब बिल्कुल ही हद से पार हो गई, जब 1974 के अंदर इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको कौन लीड कर रहे थे उस टाइम पे? यासिर अराफात। इसमें थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन का भी गेम है। यासिर अराफात और इंदिरा गांधी के काफी क्लोज रिलेशंस माने जाते थे। जब उनका इंडिया विजिट भी हुआ था यासिर अराफात का, तो उन्होंने आउटराइटली बोला था कि इंदिरा गांधी उनकी बहन की तरह है। और जब 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो कई किताबों के अंदर, कई रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि यासिर अराफात वाज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह अपनी बहन के खोने पर वो रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पैलेस्टीनियन और यासिर अराफात और पीएलओ का सपोर्ट भारत करता हुआ दिखता है, तो उसमें पर्सनल एंगल भी आपको कहीं ना कहीं आता हुआ दिख जाता है। लेकिन पर्सनल एंगल को साइड रखते हुए इजराइल की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए था। उनके बारे में अभी तो छोड़ो, 1988 में हम क्या कर रहे हैं? 1988 में इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री बना जिसने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। क्यों? क्योंकि पीएलओ ने उस टाइम पे उसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। तो जब उसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने उसकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एक तरफा आशिक बैठे हैं इजराइल, उनको बुरा लगा होगा, ऑफ कोर्स लगा होगा। देखते हैं ये रिलेशन आगे कैसे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं रिलेशन अच्छे कैसे हुए उस पर पहुंचूं, मैं एक और बात बताना चाहूंगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि इजराइल कितना ज्यादा तत्पर है हमारे लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। कैसे हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ देखा है, जबकि हमेशा हमने उसे धोखा दिया है। मतलब हमने उसे कंटिन्यूसली फ्रेंड जोन करके रख रखा है, भाई यू आर माई फ्रेंड, यू विल नेवर बी इन रिलेशनशिप। बट वो उम्मीद लगाए बैठा है कि कभी ना कभी तो ये कंधा परमानेंट पार्टनर बन ही जाएगा। अगर देखा जाए कारगिल वॉर, अब 1999 आ चुका है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर चुके थे इजराइल से 1992 में, वो भी हम कहानी देखेंगे आगे। लेकिन अभी कारगिल वॉर की कॉन्फ्लिक्ट में क्या कहानी चल रही है? 3 मई 1999, 3 मई 1999 को भारत को पता चलता है कि द्रास और कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी ट्रूप्स आके बैठ चुके हैं। अब ऐसे केस में इंडिया ने दुनिया से मदद मांगी। अब सिचुएशन समझिए, उस समय पे पहुंचते हैं, उस काल में पहुंचते हैं। एग्जैक्टली 1 साल पहले, मई 1998 में 1998 को भारत ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, सेकंड ऑपरेशन शक्ति, सेकंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे केस में भारत के ऊपर लगे हुए थे सैंक्शंस, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस और आर्म सैंक्शंस। तो भारत ना किसी से पैसे की मदद ले सकता था, ना भारत किसी से टेक्नोलॉजी की मदद ले सकता था, ना भारत किसी से आर्म्स की मदद ले सकता था, राइट। ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया हमसे अगेंस्ट खड़ी, देखो रशिया हमारे साथ था, लेकिन रशिया खुद उस टाइम पे सफर कर रहा था। रशिया वाज नॉट इन दी कंडीशन कि वो हमारी हेल्प कर पाता। यूएस प्रेशर आया इजराइल के ऊपर, इंटरनेशनल प्रेशर आया कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट आप इनकी मदद नहीं कर सकते। इन सब प्रेशर को साइडलाइन करते हुए इजराइल भारत की हेल्प करने आया। 1999 में भी लाख सैंक्शंस के बावजूद इजराइल ने भारत की मदद की। कैसे मदद की? इंडियन एयरफोर्स के लिए उन्होंने लेजर गाइडेड मिसाइल्स प्रोवाइड कराई, मिराज 2000 फाइटर जेट्स के लिए, राइट। लेजर गाइडेड मिसाइल्स कराने, साथ के साथ उन्होंने यह भी मेक श्योर किया कि अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू उन्होंने
पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया और उसकी फोटो खींच के भारत को दी, जिससे पता चल सके भारत को कि पाकिस्तानी ट्रूप कहां कहां स्टेशनड है और किस किस तरीके से वो फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज, सैंक्शंस, भारत का अब तक का जो पूरे आपको इतिहास देखने को मिल रहा है इजराइल के साथ, जिसमें भारत रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद इजराइल मदद करने आ रहा है, मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, जेट्स प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि इजराइल वॉज ऑब्वियसली वेरी ईगर कि इंडिया के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हों, और इंडिया को हमेशा से ही उन्होंने एक पूरी हिंदू सिविलाइजेशन को ही, इंडियन सिविलाइजेशन को ही आप हमेशा अप्रिशिएट करते हुए देखोगे, जुडाइज्म द्वारा, जूस सिविलाइजेशन द्वारा, इजराइल द्वारा, और हमें एक नेचुरल पार्टनर की तरह देखते हैं वो, राइट। तो उसका कहीं ना कहीं आपको जो आउटकम है वो यहां भी होता हुआ दिख रहा है। अगेन निकोलस ब्लेरेल जो एक डच ऑथर हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी। उन्होंने ये बोला कि इतना प्रेशर था यूएस का इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल फिर भी भारत की तब मदद करने पहुंचा जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, राइट। अब हमें आगे बढ़ के ये देखना है, आगे बढ़ते हुए, कि ये तो हो रही बात हमारे धोखे की, जो हमने इजराइल को धोखे दिए हैं अब तक, प्यार में धोखे, दोस्ती में धोखे, रेसिप्रोकेशन नहीं किया जब उम्मीद थी उसे हमसे। ये रिलेशन बेटर कैसे हुए, चेंज होने कैसे शुरू हुए? 1991 में सोवियत यूनियन का हो जा रहा है डिसइंटीग्रेशन, हमारा इकलौता साथी अब गया है टूट, वो बर्बाद हो चुका है। हमें जरूरत है, हमारे यहां एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशनशिप बेटर होंगे। तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हमें फाइनली 1992 में भारत और इजराइल के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हुए दिखते हैं। देखो इसमें भी एक तोड़ है, इसमें भी एक एस्पेक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। जनरली जब हम किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो पहले हम जी एम्बेसी खोलते हैं वहां, फिर एम्बेसी के बाद कॉन्सुलेट्स खोलते हैं। अभी भी हमारा डर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें ऐसा लग रहा था कि यार अगर कोई गुस्सा ना हो जाए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख लिए इन्होंने इजराइल के साथ, इसलिए हमने मात्र एक कॉन्सुलेट खोला। एकदम उल्टी गंगा, एम्बेसी से कॉन्सुलेट आते हैं, कॉन्सुलेट से एम्बेसी की तरफ जाएंगे हम। तो हमने 1992 में भी लेकिन कॉन्सुलेट खोला, चलो फिर भी एटलीस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट तो करें। इसी टाइम पे मई 1993 में आपको इजरायली फॉरेन मिनिस्टर शाइमन पेरेस भारत आते हुए दिखते हैं, और देखिए अभी केवल कॉन्सुलेट खोला है और ओपन में आके, ओपनली पब्लिकली आके उन्होंने बोला है कि कश्मीर मुद्दे पे इजराइल भारत को सपोर्ट करता है। आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली इजराइल हमारी क्या क्या मदद कर सकता है। टेक्नोलॉजी और डिफेंस तो छोड़ ही दो, लेकिन जो मुद्दे हैं जो हमारे कंसर्न के हैं, जो हमारे फेवर के हैं, उसमें भी आपको इजराइल कितनी ज्यादा मदद करता हुआ दिख रहा है। आउटराइटली ओपन में आके उसने बोला कि कश्मीर इशू पे वो भारत को सपोर्ट करेगा। इसमें एक और एंगल चल रहा था अरब वर्ल्ड के अंदर, जिसने भारत को अलाउ किया कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए। समय है 1990-91, 1990-1991। इराक ने कुवैत पे अटैक किया है। पूरे अरब वर्ल्ड को लगा कि कुवैत पे अटैक हुआ है, कुवैत सफर करेगा। पैलेस्टीनियंस भी क्या करते हुए आ रहे हैं, सफर करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, कुवैत की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन यासिर अराफात से यहां हो गई एक गलती, उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया, उन्होंने इराक को सपोर्ट कर दिया, जबकि कुवैत पिछले 40 सालों से कंटिन्यूसली पैलेस्टीनियन कॉज के लिए आवाज उठाता हुआ आ रहा था। इससे थोड़ी सी जो पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्ट था अरब वर्ल्ड में, वो खत्म होता दिखता है। यहां से मुस्लिम वर्ल्ड, जो अरब वर्ल्ड है, वो आपको डिवाइडेड दिखेगा पैलेस्टीन इजराइल मुद्दे पे, और अगर डिवाइडेड नहीं भी दिखेगा तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाता हुआ दिखेगा। अब ऐसे टाइम पे जब इन्होंने ये ब्लेंडर कर दिया, कुवैत के अगेंस्ट चले गए, जिस टाइम पे ये वॉर खत्म हुई, कुवैत का इन्वेजन खत्म हुआ, कुवैत लिबरेट हुआ, तो लगभग 4 लाख पैलेस्टीनियंस, 4 लाख पैलेस्टीनियंस अरब वर्ल्ड में रहते थे। अरब वर्ल्ड ने उन्हें निकाल के बाहर किया और बोला अपने घर चलो। जब तुम्हारे कॉज के लिए सब लड़े, लेकिन जब किसी के ऊपर अटैक होता है तुम अटैकर को सपोर्ट करो, तुम एग्रेसर को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में लोग तुम्हें क्यों सपोर्ट करने आएंगे। तो ये भी एक मुद्दा था कि अरब वर्ल्ड जब डिवीजन होता हुआ दिखता है आपको। और एक और भी रीजन है, 1978 में आपको इजिप्ट और जॉर्डन भी डील करते हुए दिख जा रहे हैं, किसके साथ, इजराइल के साथ। भारत अब भी नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बोला जाता है, इंडिया इज मोर अरब देन अरब्स, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के साथ रिलेशन रख रहे हैं, लेकिन हम इसलिए डर रहे हैं कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा तो ऑल्टर पाथ, मतलब इस पाथ को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था, थोड़ा सा जल्दी एस्टेब्लिश किए जा सकते थे रिलेशन, और वो हमारे लिए काफी फायदेमंद भी होते। आगे देखते हैं कि इस
कहानी के बाद, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद 1999 की वॉर होती हुई दिख रही है, इजराइल हमारी मदद करता हुआ दिख रहा है। एक नया एरा हो रहा है स्टार्ट, 21st सेंचुरी। हम 2000 आया, देखो 2000 जमाना आ गया। उस टाइम पे भारत और इजराइल के रिलेशन का भी एक नया जमाना आ गया। वी वर अशरिंग इनटू अ न्यू एरा। कैसे? भारत ने 2000 के अंदर, 2000 के अंदर बराक 1 मिसाइल की डील की। बराक वन क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी फर्स्ट डिफेंस डील थी भारत और इजराइल के बीच में। सबसे बड़ी बात, ये केवल खरीद फरोख्त नहीं थी, मतलब केवल हम मिसाइल खरीद नहीं रहे थे वहां से, इजराइल ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया, जिससे आगे से हम इसको खुद अपने घर में ही बना सके, डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है आपको। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जनरली बहुत ही एक मेजर इशू है डिफेंस इक्विपमेंट्स के केस में, लेकिन इजराइल आपको वो डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता हुआ दिखता है। साथ के साथ इजराइल के साथ भारत ने बाकी लेवल्स पे भी, सेक्टर्स में भी कोऑपरेट किया। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और फाइनली 2003 में एरियल शेरॉन हमारे पहले ऐसे इजरायली पीएम बने जो भारत आए, और उस टाइम पे शुरू हुआ एक ऐसा रास्ता तय करना शुरू किया हमने, जिसपे हम आज भी चलते हुए दिखते हैं। और वो रास्ता पहले 2 लेन था, तो पहले ऐसे देखते हैं, पहले रूरल रोड थी, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड बनी, फिर स्टेट रोड बनी, फिर नेशनल हाईवे बना, फिर 4 लेन बना, फिर 6 लेन बना। अब हम एक्सप्रेसवे की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। वो रास्ता और बेहतर होता ही जा रहा है। और फाइनली 2003 के अंदर ही दिल्ली स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया गया इंडिया और इजराइल के बीच में। उसके बाद से आपको रिलेशन बेटर होते हुए दिखते हैं। जब भी आपको भारत दिक्कत में दिखता है, भारत परेशानी में दिखता है, इजराइल आपको साथ खड़ा हुआ मिलता है। आज की समय की बात करें तो आज की डेट में तो मोदी और नेतन्याहू जी की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, कल में पढ़े जाते हैं कि भाई दोस्ती हो तो ऐसी। जो मैं बोल रहा था आपसे, इजराइल का इश्क अगर सच्चा है तो कभी ना कभी तो मुकम्मल होगा। तो फाइनली एनडीए गवर्नमेंट जब 2014 में आती है, जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आपको पावर में आती हुई दिखती है, तो इजराइल का वो इश्क पूरा होता हुआ दिखता है हमें। और फाइनली 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले पीएम बने जो इजराइल जा रहे हैं, और जाकर उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या करा? सबसे बड़ा काम किया उन्होंने, इजराइल के साथ रिलेशंस को डीहाइफेनेट कर दिया। डीहाइफेनेट करने का मतलब कि जी भाई साहब, जब पैलेस्टीन की बात होगी, जब पैलेस्टीनियन मुद्दे की बात होगी, तो हम इजराइल और पैलेस्टीन को एक लेंस से देखेंगे, एक साथ देखेंगे। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, R&D हो गया, इन सब चीजों पर जब बात की जाएगी तो हम पैलेस्टीन मुद्दे को बीच में नहीं लेके आएंगे। मतलब इजराइल को पैलेस्टीनियन लेंस के बिना भी देखा जा सकता है। वो दिन है और आज का दिन है। आपको इजराइल के साथ रिलेशन बेटर होते हुए ही दिखते हैं, डिफेंसिवली, टेक्नोलॉजिकली, R&D की, और बेसिकली फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद से आपको डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आपको रिलेशन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज की डेट में इजराइल और भारत को एक नेचुरल पार्टनर की तरह देखा जाता है, और कहा जाता है कि जी आने वाले समय में ये और भी ज्यादा क्लोज होंगे। 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुई, इजराइल का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आया, अगर भारत को किसी भी तरीके से जरूरत, हमने मांगी भी नहीं, अभी हेल्प मांगी भी नहीं हमने 2020 में, अभी गलवान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, कि अगर किसी भी तरीके से भारत को आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत होगी, इजराइल उसके साथ खड़ा हुआ दिखेगा। आउटराइटली सपोर्ट करता है आपको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल। अब सवाल यह है, इजराइल भी कॉन्फ्लिक्ट में है, अब भारत को क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, ईरान को सपोर्ट करना चाहिए? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप सोचिए। ये सारा मैंने इजराइल के बारे में आपको कहानी सुनाई, इस इजराइल के इश्क की कहानी बताई आपको। आप डिसाइड करिए कि भारत को आज की डेट में क्या करना चाहिए। वैसे डिप्लोमेटिकली भारत को बैलेंस्ड अप्रोच ही अपनानी चाहिए, लेकिन अगर इमोशनल पर्सपेक्टिव से और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई फील इजराइल मस्ट बी आवर नेचुरल पार्टनर। बट कहीं ना कहीं हमें अपने अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन को भी बैलेंस आउट करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। वो वीडियो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, अगर आपको देखना है व्हाई इंडिया शुड वरी कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई मिडिल ईस्ट इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट, आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। इस पूरी इंफॉर्मेशन को सोचने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इन 1992। Highlight the key areas of cooperation and the challenges that have influenced this bilateral relationship. Right? ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेशली द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। बाकी आई गेस इट वाज क्लियर इनफ। एक कहानी भारत और इजराइल के प्रेम की, भारत के धोखे की और इजराइल के प्यार की,
और किस तरीके से वो धोखा प्यार में बदलता हुआ दिखता है आज की डेट में आपको। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।